नमस्कार साथियों। यूसीसी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ये शब्द बहुत बार चर्चाओं में आया है, क्योंकि ये मोदी सरकार के मैनिफेस्टो का सबसे अहम पार्ट है। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो इस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बहस हुई है, सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। और यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई लोगों का मानना था कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस देश में सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पर देखते ही देखते आर्टिकल 370 साथ ही साथ राम मंदिर का निर्माण, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप था, उस पे आज फैसला हो गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिवोक कर दिया गया है। तो अब के जो जानकार हैं उनका मानना है कि अब मोदी सरकार का अगला जो निर्णय होने वाला है वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इस समय प्रोग्रेस में हैं। और जो लेटेस्ट इस समय चर्चा का विषय है वह है 22वीं लॉ कमीशन। अब आप पूछेंगे ये 22वीं लॉ कमीशन क्यों है और इसमें चर्चा का विषय क्या है। तो इसको पूरा जानने से पहले आप सभी का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान पे। आज जब हम लोग बात करने वाले हैं 22वीं लॉ कमीशन की जो मेन रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने सुझाव मांगे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यह रिपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो पहले जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है और उसमें इसके बारे में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य संपूर्ण भारत में एक सामान्य नागरिक संहिता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करेगी। अब इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास और राज्य के पास यह पावर होंगी कि वह समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करे। तो जो सरकार इस समय अग्रसर है उसमें आगे काम करते हुए 22वीं लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और साथ ही साथ एक वेबसाइट और एक ईमेल प्रोवाइड की है, जिसमें कि उन्होंने 30 दिन का समय दिया है। और इस 30 दिन के समय में उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने विचार रखने को कहा है। साथ ही साथ ईमेल प्रोवाइड किया है कि अगर आपके पास कोई ऐसे थॉट्स हैं जो आप लॉ कमीशन को बता सकते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने विचार आमंत्रित करने के लिए ईमेल प्रोवाइड किए हैं। तो एज अ सिटीज़न अगर आपके पास ऐसा मौका है कि आप सरकार में भागीदारी निभा सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि सरकार के ज़्यादातर कामों में सामान्य जनमानस की कोई भूमिका नहीं होती, पर लॉ कमीशन आपको और हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अवसर प्रदान कर रहा है कि हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सामान्य नागरिक संहिता पे अपनी राय प्रस्तुत कर सकें। चाहे हम उसके पक्ष में हों या फिर विपक्ष में, हमें इस पे अपनी राय देनी चाहिए। आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है आप उस पे जाकर अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही साथ धार्मिक संस्थाओं को भी लॉ कमीशन ने इसके लिए इनवाइट किया है। और यहाँ ही लॉ कमीशन नहीं रुकती है, लॉ कमीशन ने एक और चीज़ भी इंट्रोड्यूस की है कि अगर आप समान नागरिक संहिता पे आपने उस पर रिसर्च की है तो वह आपको दिल्ली बुला के अपने साथ लाइव कन्वर्सेशन का भी मौका देगी। आपको यह अपॉर्चुनिटी देगी कि आप अपनी सारी चीज़ें लॉ कमीशन के सामने रखें और वह आपके सुझावों को लेने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि इसमें कुछ नया नहीं है, सेम टू सेम चीज़ 21वीं लॉ कमीशन ने भी की थी और 21वीं लॉ कमीशन ने 2018 में भी सेम इसी तरीके का कुछ प्रोसेस अपनाया था। क्योंकि 2018 की लॉ कमीशन थी, उन्होंने भी ऐसा ही प्रोसेस अपनाया और उन्होंने सुझाव लेने के बाद इस निर्णय को दिया कि अभी
सामान्य परिस्थितियों में सामान्य नागरिक संहिता का देश में लागू होना ना ही उचित है और ना ही तर्कसंगत। परंतु आज के समय में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी का कहना है, क्योंकि 2018 से 2023 में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं और इन बदलावों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई निर्णयों में ये कहा है कि सामान्य सिविल संहिता लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गोवा राज्य में भी ये लागू है, तो ऐसा देश में करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 2018 से 2023 में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो इस पे विचार करने के लिए 22वीं लॉ कमीशन के मेन एजेंडे में इसको सम्मिलित किया गया है और 22वीं लॉ कमीशन इस पे पुरजोर प्रयास कर रही है। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को डीपीएसपी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 44 में किसी भी तरीके का पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को डायरेक्ट कर सके कि आप सामान्य नागरिक संहिता को इन्फोर्स कीजिए। तो आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से उन्हें डायरेक्ट नहीं किया है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे सिर्फ अपने सुझाव रखे हैं। अब आपका कहना होगा कि आखिरकार सामान्य नागरिक संहिता ऐसी क्या बला है जिसमें इतना शोर होता है। तो आपका धर्म या किसी अन्य समुदाय का धर्म अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। क्रिमिनल में तो हम सभी ने देखा है कि किसी की हत्या करने पे हमें फांसी की सज़ा होगी या फिर हमें कैद होगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में विवाह, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, तलाक, जिसे हम लोग विवाह विच्छेद भी कहते हैं, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हर धर्म के कानून अलग अलग हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप विवाह करते हैं और विवाह विच्छेद के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो आपके विवाह के और तलाक की प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी। साथ ही साथ आप में जमीन या संपत्ति संबंधी बंटवारा अलग हिसाब से होता है। अगर आप ईसाई धर्म से हैं तो आपके कानून में ये चीज़ें दूसरे तरीके से की जाती होंगी। तो इन्हीं सब कानूनों को सम्मिलित करके पूरे देश के लिए एक कानून बनाना, जिसमें कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वह सभी एक कानून के अंतर्गत एक तरीके से अपने सिविल राइट्स को एंजॉय कर सकें, यही है कॉमन सिविल कोड। तो इस तरीके का जो अपॉर्चुनिटी भारत सरकार और लॉ कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है, उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा और मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं इस पे जाके अपनी राय ज़रूर रखूंगा। तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और लिंक पे जाके आप ज़रूर अपनी राय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ज़रूर दें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।